हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यू का सेट 22 करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 21 सेट जो है वो मैं इससे रिलेटेड आपको करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, जनरल स्टडीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से भी आप, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल स्टडीज की प्लेलिस्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक अलग से मैंने एचपी टेट के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एजुकेशन कमीशंस मैंने बनाए हुए हैं, कुछ पॉलिटी की वीडियोस भी आपको मिलेंगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में आप जो भी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, मतलब दक्षिण भारत में जो राज्य थे, जिनको हम चोल थे, चेर थे, पांड्य थे, चालुक्य थे, ठीक है, तो इनमें से बोला वो कौन सा है जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, इनमें जो चोल थे ना, उनके पास बहुत अच्छी सेना थी। इन लोगों के पास पैदल सेना भी अच्छी थी, इन लोगों के पास घोड़े थे, हाथी थे, और इन लोगों के साथ, इस सारी सेना के साथ, एक शक्तिशाली सेना के साथ एक नौसेना भी थी इनके पास। ठीक है, नौसेना भी इनके पास थी। इसी नौसेना की सहायता से इन लोगों ने मालदीव को, सिहल द्वीप को जीता था। ठीक है, तो चोल सैनिक जो थे, इनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, ये आपने याद रखना है। सेना के कप्तान को क्या बोला जाता था? एनाडी। ठीक है, सेना का जो कप्तान होता था, इसको बोला जाता था एनाडी। ठीक है, इस सेना में बोला जो आगे चलने वाली टुकड़ी थी ना, अग्र टुकड़ी, ठीक है, अग्र टुकड़ी जो थी उसको बोलते थे तुसी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए पिछली जो पिछड़ी टुकड़ी थी, ठीक है, एक थी अग्र टुकड़ी, एक थी पिछड़ी टुकड़ी। पिछड़ी टुकड़ी को बोलते थे कुले। पिछड़ी टुकड़ी को बोलते थे कुले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छी नौसैनिक शक्ति किसके पास थी? तो अच्छी नौसैनिक शक्ति थी चोलों के पास। ठीक है, चोलों के पास जो थी वो अच्छी नौसैनिक सेना थी। ठीक है, और जो सेना का कप्तान होता था उसको बोलते थे एनाडी, और जो सेना की अग्र टुकड़ी थी उसको बोलते थे तुसी, और जो सेना की पिछड़ी टुकड़ी थी उसको बोलते थे कुले। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा शिलालेख है इनमें से? क्या मास्की है, क्या हाथी गुम्फा है, क्या एहोल है, या नासिक? तो जो एहोल ग्रुप है ना, एहोल शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है? वो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। तो एहोल जो शिलालेख है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय की विजय के बारे में है ये। और अगर आपसे पूछा जाएगा ये लिखा किसने, किसके द्वारा रचित है ये, तो रवि कीर्ति जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, उनके मंत्री थे। ठीक है, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति के द्वारा ही जो है ये एहोल शिलालेख जो है ये इसकी रचना की गई है, ये आपने याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा रचना की गई, आपको ये भी याद रखना है कि किस राजा के टाइम में था ये। ठीक है, ये है कहाँ पर? तो ये बीजापुर में है, कर्नाटका में। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक, ये भी याद रखना है। एहोल जो है ये कहाँ पर है? जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एहोल शिलालेख है ये कहाँ पे है? तो ये एहोल शिलालेख जो है ये बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर में। रवि कीर्ति द्वारा इसकी रचना की गई है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है, और इसमें बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है उन्होंने हर्षवर्धन को जो है वो हराया था। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसकी अगर भाषा पूछी जाएगी तो इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इतना जो है वो आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम शासक कौन था?
शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह। तो इनमें से मोहम्मद शाह जो थे वो म्यूर सिंहासन पर आसीन होने वाले अंतिम शासक थे। देखिए मोहम्मद शाह के टाइम पर ही जो नादिर शाह था ना, उसने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो नादिर शाह के आक्रमण के दौरान जो है मुगलों में और नादिर शाह में इनकी दोनों सेना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें नादिर शाह जो है वो जीत गया था, मुगल हार गए थे। और नादिर शाह जो है वो शाहजहां ने जो बनाया था, म्यूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां ने। ठीक है, जो कि तख्ते ताउस भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तख्ते ताउस भी इसको हम बोलते हैं, ये भी याद रखना है, तख्त ए ताउस। ठीक है, तख्ते ताउस या फिर इसको हम बोलते हैं म्यूर सिंहासन। तो इसको जो है वो नादिर शाह अपने साथ ही ले गया था, इसलिए म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो राजा था वो था मोहम्मद शाह। ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये जो तख्ते ताउस था, ये जो म्यूर सिंहासन में था, इसी में कोहिनूर हीरा भी था। ठीक है, ये कोहिनूर हीरा जो था वो इसमें जड़ित था। तो कोहिनूर हीरा भी जो है वो ये साथ में ही ले गया था अपने। ठीक है, और किस टाइम इनके बीच में युद्ध हुआ है, कब की बात है ये? तो 1739 की। ठीक है, 1739 ईस्वी में जो है ये युद्ध हुआ था मुगलों और नादिर शाह के बीच में। और इस युद्ध में नादिर शाह जीत गया था और वो जो तख्ते ताउस था म्यूर सिंहासन, उसको अपने साथ ही ले गया था। और म्यूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा जो था वो भी जड़ित था। तो कोहिनूर हीरा भी जो है वो नादिर शाह के पास चला जाता है इस दौरान। ठीक है, और म्यूर सिंहासन किसने बनाया था अगर पूछा जाएगा तो शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। ठीक है, शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। संसदीय व्यवस्था में जो पहला घंटा होता है ना संसदीय कार्यवाही का, उसको बोलते हैं हम प्रश्नकाल। ठीक है, जो पहला घंटा होता है संसदीय प्रक्रिया का, कार्यवाही का पहला घंटा, उसको हम प्रश्नकाल बोलते हैं। प्रश्नकाल के बाद जो है ना, ठीक है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आप रखिए जो शून्यकाल है वो होता है। ठीक है, तो 12 बजे से ये स्टार्ट होता है, इसलिए इसको शून्यकाल बोलते हैं। ठीक है, तो शून्यकाल जो है ये भारत में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, ये भारत की देन है। ठीक है, कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो 1962, इसे संसदीय प्रक्रिया में 1962 में जो है वो शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या किया जाता है बोला, इसमें ना कोई भी जो है बिना पहले सूचना दिए कोई भी लोक महत्व का प्रश्न जो है वो इसमें उठाया जा सकता है। मतलब इस दौरान जो है, शून्यकाल के दौरान जो है ना, पहले से निर्धारित कोई टॉपिक नहीं होता बातचीत करने के लिए संसद में। ठीक है, उसी टाइम जो है वो कोई भी बोला लोक महत्व का जो टॉपिक है वो वहां पे उठाया जा सकता है। ठीक है, वो चाहे पहले से बताया गया हो ना बताया गया हो, मतलब बिना बताए भी जो है वो कोई लोक महत्व का टॉपिक जो है वो वहां पर उठाया जा सकता है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत की जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, 1962 में इसे शामिल किया गया था और ये भारत की देन है, इसे भारत ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की अनुशंसा की थी? ठीक है, कौन सा मॉडल दिया था इन्होंने? ठीक है, तो अशोक मेहता समिति जो है इसने द्विस्तरीय जो है वो मॉडल दिया था। आपको याद रखना है, अशोक मेहता समिति जो है इसका गठन अगर पूछा जाएगा तो 1977 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1977 में जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, और जो 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उस रिपोर्ट में इन्होंने 2 प्रकार से जो है वो पंचायती राज व्यवस्था, मतलब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात करी थी। सबसे पहले बोला होगा एक मंडल पंचायत होगी। ठीक है, बोला एक मंडल पंचायत होगी, जिसमें क्या होगा, 15 से 20 गांव की एक मंडल पंचायत जो है वो होगी। ठीक है, जिसमें 15 से 20 गांव होंगे, वो एक मंडल पंचायत होगी। और उसके बाद जो बोला वो दूसरे स्तर पर होगी जिला परिषद। जिला परिषद, ठीक है, तो जिला परिषद जो है वो होगी सेकंड नंबर पे। तो 2 बताए इन्होंने, एक मंडल पंचायत होगी और दूसरा जिला परिषद। तो 2 प्रकार का जो मॉडल है वो इन्होंने दिया, द्विस्तरीय, मतलब 2 स्तर बताए हैं इन्होंने कि 2 स्तर होने चाहिए पंचायतों के। एक होना चाहिए मंडल पंचायत जिसमें 15 से 20 गांव हो, और एक होनी चाहिए जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ये क्वेश्चन आई थिंक मैं पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर चुकी हूँ। नागरिकता किस भाग में दी हुई है? देखिए, पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र। ठीक है,
भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार। भाग 4 हमारा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो भाग 2 जो है वो हमारा नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 है, भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 है, और भाग 4 में आर्टिकल हमारा है 36 से 51। ठीक है, तो आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, उसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं, कई बार आर्टिकल पूछ लेते हैं कि कितने से कितने आर्टिकल जो है वो नागरिकता से संबंधित है, तो वो भी आपको याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का प्लायन वेग क्या है। प्लायन वेग क्या होता है, इसे ना एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है, एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए बोला जिस वेग से हम पृथ्वी से कोई चीज ऊपर की ओर को फेंके और इतनी स्पीड से फेंके कि वो वस्तु जो है, वो पिंड जो है जिसे भी हम ऊपर मतलब फेंक रहे हैं, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और फिर वापस नहीं आ पाए पृथ्वी पे, वो होता है पृथ्वी का प्लायन वेग, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो प्लायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से अगर हम किसी पिंड को जो है वो ऊपर की तरफ को फेंकते हैं तो वो फिर धरती पे वापस नहीं आता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसे पृथ्वी का प्लायन वेग बोलते हैं। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। कहते हैं कि इसे जो खाद्य पदार्थ है ना उनको प्रिजर्व करने के ये काम आती है। ठीक है, इसके अलावा कृत्रिम बारिश कराने के भी काम आती है ये। ठीक है, कृत्रिम वर्षा भी करने के काम आती है। और बोला जाता है कि जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या है, ये गर्म होने के बाद जल में परिवर्तित नहीं होती, ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको शुष्क बर्फ बोलते हैं। गर्म करने पर वो पानी की बजाय, जल की बजाय किस में परिवर्तित होती है, गैस में परिवर्तित होती है। ठीक है, और इसे खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के और कृत्रिम वर्षा कराने के काम में लाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर लवण झील कहाँ स्थित है। तो सांबर जो है ये एक खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में, यहाँ पर जो है वो बड़ी मात्रा में नमक जो है उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है। अक्षांश, प्रधान मध्याह्न देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा। तो इसका आंसर होगा प्रधान मध्याह्न देशांतर, प्रधान मध्याह्न देशांतर। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर को हम लोग बोलते हैं प्रधान मध्याह्न देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, 0 डिग्री देशांतर पर। इसे हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं क्योंकि लंदन के पास ग्रीनविच जो स्थान है वहां से ये गुजरती है, इसलिए इसे हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीनविच देशांतर या ग्रीनविच रेखा आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो विश्व के जितने भी देश हैं उनका जो समय निर्धारित होता है ना, ठीक है, उनका जो समय निर्धारित है वो इसी रेखा के द्वारा होता है। ठीक है, इसी रेखा के द्वारा, इसी 0 डिग्री देशांतर, प्रधान मध्याह्न देशांतर, ग्रीनविच रेखा के द्वारा जो है ये सभी विश्व के सभी देशों का जो है समय जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये कितने देशों से गुजरती है, तो 8 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये 8 देशों से होकर गुजरती है ग्रीनविच रेखा। कौन कौन से देश हैं तो वो भी एक बार नाम में बता देती हूँ। एक तो यूके हो गया, ठीक है, यूके हो गया, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली,
टोगो, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव से भी होकर गुजरती है ना ये। और इसके अलावा है बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, यूनाइटेड किंगडम है, यूके, ठीक है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, और उसके अलावा है घाना और अंटार्कटिका, ठीक है। तो 8 देशों से होकर जो है ये गुजरती है, प्रधान, मध्याह्न, देशांतर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत का समय है वो इस रेखा से कितना आगे है, तो वो इस रेखा से 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे जो है वो जो ग्रीनविच रेखा है उससे आगे चलता है भारत का समय। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है, आपने मुझे बताना है कि पहले तो हमारी जो भारत की जो मानक देशांतर रेखा है, ठीक है, भारत की जो मानक देशांतर रेखा है, ठीक है, भारत की, वो कितने डिग्री देशांतर से गुजरती है, ठीक है। और सेकंड है कितने राज्यों में से गुजरती है, ठीक है, राज्य भी आपको बताने हैं। तो आपने जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताना है कि जो भारत की मानक देशांतर रेखा है वो कितने डिग्री देशांतर से गुजरती है और कितने राज्यों में से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू।